कर्नाटक के अदुबी शहर के कारगिल इलाके में एक फैमिली रहती है, बालकृष्णा पुजारी फैमिली। इस फैमिली में शोहर बालकृष्णा, उसकी बीवी पार्वती माँ और 2 बच्चे होते हैं। ये जो बालकृष्णा है, इसने एक बड़े कॉलेज के सामने अपनी कैंटीन खोल रखी है और अपनी कैंटीन चलाता है। और इसकी जो बीवी है पार्वती माँ, उसने अपना एक ब्यूटी पार्लर खोल रखा है और अपना ब्यूटी पार्लर चलाती है। ये बालकृष्णा कारगिल के इलाके के रहने वाला होता है और 18 साल पहले इसकी शादी होती है। शादी के बाद ये मुंबई चला जाता है और एक कंपनी में जॉब कर रहा होता है। अपनी बीवी और बच्चों को भी साथ ले जाता है और वहाँ पे जिंदगी गुजारनी शुरू कर देता है। लेकिन जब कोरोना का टाइम आता है तो इसकी जॉब छूट जाती है। जॉब छूटने के बाद ये वापस अपने इलाके कारगिल में आता है और यहाँ पे आके एक नया मकान तैयार करवाता है। जो पहला मकान था वो 200 मीटर की दूरी के ऊपर होता है। उस मकान को सेल करता है और नए मकान में शिफ्ट हो जाता है। जिस जगह पे इसका ये मकान था, करीब ही इसके ससुराल वाले भी थे, यानी कि इसकी बीवी के माँ बाप का घर था और भाइयों का घर था, और करीब ही इसके बहन भाइयों का और इसके माँ बाप का भी घर था। यानी इसके ससुराल और इसके मायके वाले सारे लोग ही इनके करीब करीब ही रहते थे। अब इन दोनों मियाँ बीवी में काफी अच्छी बनती है, काफी अच्छी दोस्ती भी होती है, प्यार मोहब्बत भी होता है और 2 इनके बच्चे होते हैं। उनकी भी 8-9 साल उम्र हो चुकी होती है। काफी अच्छी इनकी जिंदगी गुजर रही होती है। ये अक्सर इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियो बना के भी शेयर करते रहते हैं। यहाँ पे इसको स्विमिंग का मसला आता है, इसकी स्विमिंग कम होना शुरू हो जाती है, तो ये जल्दी जल्दी कोरोना खत्म होने के बाद एक कैंटीन खोल लेता है और अपने इलाके में कारगिल में ही कैंटीन चलाना शुरू कर देता है। एक दिन इसकी बीवी कहती है कि देखो, मैं घर में परेशान रहती हूँ, अकेली होती हूँ, मेरा दिल नहीं लगता, तो तुम भी मुझे कोई ना कोई जॉब दिला दो ताकि मैं भी पैसे कमा सकूँ और हमारी स्विमिंग में इजाफा हो, ताकि हम जल्दी से जल्दी तरक्की कर सके। इसका जो शोहर होता है वो भी कहता है ठीक है, और एक वोकेशनल कॉलेज में उसे दाखिला लेके देता है, जिसके बाद वो ब्यूटी पार्लर का कोर्स करती है और पार्लर की संत हासिल कर लेती है। संत मिलने के बाद इसका शोहर जो बालकृष्णा होता है वो इसी कारगिल के इलाके में एक किराए के ऊपर इसे दुकान ले देता है और वहाँ पे ये ब्यूटी पार्लर खोल लेती है। अब होता कुछ यूं है कि ये सारा दिन ब्यूटी पार्लर के ऊपर काम करती है। छुट्टी टाइम जब घर वापस आती है तो अपनी इंस्टाग्राम की रील वगैरह बनाने में लगी रहती है। इसी तरह इसका टाइम गुजरता रहता है। अब जब ये अकेली रील बना के शेयर करती थी तो अक्सर लोग इसे कमेंट्स भी करते थे और कुछ लोग इसे ऑफर भी करते थे। कुछ अमीर अमीर लोग भी इसको कमेंट्स पास करते थे और ऑफर करते थे, हमारे साथ दोस्ती कर लो। ये सारा कुछ अपने शोहर को दिखाती रहती कि देखो यार, ये सब कुछ कैसे हो रहा है। यही सब कुछ चल रहा होता है कि 14 अगस्त 2024 को बालकृष्णा की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। उसे उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती है, कभी दस्त लग जाते हैं, इसी तरह कभी उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, कभी उसको कोई खुराक नहीं पचती, कोई ना कोई उसके साथ मसला होना शुरू हो जाता है। ये लोग करीबी हॉस्पिटल से मेडिसिन लेते हैं, उसका चेकअप करवाते हैं तो कुछ फाका आ जाता है, लेकिन 2-3 दिन बाद फिर उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। ऐसे ये एक बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पे जाके सब कुछ चेक करवाते हैं तो वो हॉस्पिटल वाले बताते हैं कि इससे तो पीलिया हो चुका है। तो वो लोग मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन देने के बाद इसे कुछ फाका होता है, लेकिन थोड़े अरसे बाद फिर इसकी तबीयत खराब हो जाती है और इसे फिर बड़े हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अब अदुबी के सबसे बड़े हॉस्पिटल में थे, वो लोग चेक करते हैं और कहते हैं इसका पीलिया तो खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी इसकी तबीयत नहीं संभल रही थी, लिहाजा वो लोग इसे बेंगलुरु शिफ्ट कर देते हैं। अब ये ऐसे करते करते 8 से 9 हॉस्पिटल अलग अलग टाइम पे घूम चुके थे। इन लोगों को तकरीबन 25 दिन हो गए थे। ये लोग इसी चक्कर में भाग रहे थे। एक इसका साला था जो इससे बड़ा प्यार करता था, उसका नाम था संदीप। जो था वो अपने बहनोई के इलाज में बराबर का शरीक था और हर भाग दौड़ में उसे संभाल रहा था, हर हॉस्पिटल में उसे साथ लेके जा रहा था। यहाँ तक कि इन लोगों के पास पैसे भी खत्म हो गए और इस संदीप ने अपनी चैन सोने की जो थी उसको गिरवी रख दिया और अपने बहनोई का इलाज करवाता रहा। यूं बेंगलुरु के एक हॉस्पिटल में जाके इसको आराम होना शुरू हो गया और आहिस्ता आहिस्ता ये रिकवर होना शुरू हो गया। कुछ दिनों बाद ये रिकवर हो गया और इसे वापस घर ले आए। इसके जो बहन भाई थे, हमसाये जो थे, सब लोग इकट्ठे इसके घर में हो गए कि चलो काफी अरसे बाद अब ये बालकृष्ण ठीक होके आया है, का हाल अहवाल पूछते हैं। हमसाये लोग जो होते हैं वो कुछ देर बैठने के बाद, हाल पूछने के बाद चले जाते हैं। अब इसकी फैमिली रह जाती है जिसमें इसके ससुराली लोग रह जाते हैं और इसके बहन भाई होते हैं और इसका माँ बाप होता है। करीबी इसका माँ बाप जो होता है उनका अपना घर होता है जो इनका पुराना घर था, लेकिन वो खुद बीमार और लागर रहते थे, इसलिए वो थोड़ी देर बैठते हैं और वो लोग भी चले जाते हैं। ऐसे करते करते सारे लोग कहते हैं कि आज पहले दिन तो ये घर आया, इसको आराम करने की जरूरत है, लिहाजा इसे सोने देते हैं, हम लोग सुबह आएंगे। अब पीछे बच जाता है इसका सारा संदीप और एक आंटी जो शुरू के दिन से इसके इलाज में शामिल थी और इसका ख्याल रख रही थी और इसको अपने बेटे की तरह ही मानती थी। अब वो घर रह जाती है, इसके 2 बच्चे घर रह जाते, इसकी बीवी रह जाती है और इसका साला रह जाता है। अब रात 11 बजे इसका जो साला संदीप होता है वो भी कहता है मैं घर जाता हूँ, आंटी है इसके पास, तो तुम लोग इसका ख्याल रखना, कोई परेशानी बने तो मुझे फोन कर देना। इसकी बीवी जो होती है वो कहती है ठीक है। इसका साला संदीप भी चला जाता है, पीछे इसकी आंटी रह जाती है और इसकी बीवी रह जाती है और 2 बच्चे रह जाते हैं। रात के 3 बजे बालकृष्णा की बीवी परिति माँ जो होती है वो शोर मचाना शुरू कर
कर देती है और जल्दी जल्दी सब लोगों को फोन करती है कि इधर आओ, ये देखो क्या हो गया। सारे लोग आते हैं, आके देखते हैं कि वो बेड के ऊपर बाल कृष्णा लेटा हुआ है। अब सब लोग इसकी बीवी से पूछते हैं, वो कहती कि रात को मेरी आंख खुली तो मैं पानी लेने गई, फ्रिज से पानी लेके मैं वापस आई कि हो सकता है रात को मेरे शोहर को भी प्यास लगे और उसे पानी की जरूरत पड़े तो पास ही पड़ा होगा। लेकिन जब पानी लेके मैं इसके पास आई तो मैंने देखा ये तो हिल ही नहीं रहा, ना ही कोई सांस वगैरह ले रहा है। मैंने इसको चेक किया तो आगे जिस चीज का मुझे डर था वही हो गया, ये तो मर चुका था। अब रात 3 बजे का टाइम था। अब ये लोग कुछ कर नहीं सकते थे, गाँव के इलाके में थे, लिहाजा सुबह का इंतजार किया गया। सुबह सरकारी हॉस्पिटल से एक डॉक्टर को मंगवाया गया। वो डॉक्टर आया, उसने चेक किया, चेक करने के बाद उसने बोला कि ये तो मर चुका है। अब सब लोगों के ज़हन में यही था कि इतने दिनों से ये बीमार था, हॉस्पिटल में दाखिल रहा, इसका कोई ऑर्गन काम करना छोड़ गया होगा, इस वजह से ये मर गया होगा। सारे लोग यही मान के चल रहे थे। लेकिन इसका जो साला था संदीप, वो ये चीज़ नहीं मानता। वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, हमने इसका सारा इलाज करवाया, ये बिल्कुल फिट था, डॉक्टरों ने खुद इसको छुट्टी दी, ये हॉस्पिटल से ठीक ठाक होके घर आया और कैसे 2-2.5 घंटे हम लोग इससे गायब हुए और ये मर गया। अब वो क्या करता है कि अपने बहनोई का करीब से जाके उसकी डेड बॉडी को देखता है, एक एक चीज उसकी चेक करता है। तो उसे नजर आता है कि इसकी गर्दन के ऊपर 1-2 नाखून भी लगे हुए हैं और किसी चीज से दबाने के निशान भी पड़े हुए हैं और इसके चेहरे के ऊपर भी 1-2 नाखून लगे हुए हैं। वो अपनी बहन को साइड के ऊपर ले जाता है और उससे जाके पूछता है कि क्या हुआ था रात को, जो भी हुआ है मुझे सच बताओ। वो कहती मुझे नहीं पता, मुझसे तो जैसी मर्जी कसम लेनी ले लो, ये रात में इसके पास सोई हुई थी, आधी रात को मैं पानी लेने गई हूँ, लेके वापस आई हूँ तो ये मरा हुआ था, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। अब इसका जो साला संदीप होता है वो बाल कृष्णा के बाप के पास जाता है और बार बार उससे जाके कन्विंस करता है कि हम लोग इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाएं। ज्यादा दफा कहने के ऊपर इसका बाप जो होता है वो भी मान जाता है कि ठीक है। पुलिस को इतला दी जाती है, पुलिस आती है तो बाल कृष्णा का साला जो होता है संदीप, वो पुलिस को सारी बात बताता है। पुलिस इस डेड बॉडी को तहवील में लेती है और सरकारी हॉस्पिटल ले जाती है FIR दर्ज करने के बाद। अब पुलिस को इंतजार था इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का। शाम तक पुलिस इस डेड बॉडी को वापस मालकों को कर देती है और वो लोग इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब इस बाल कृष्णा का साला जो संदीप होता है वो वापस आता है अपने बहनोई के घर और अपनी बहन से पूछता है कि जो बात है मुझे सच सच बता दो। वो कहती है कि अब मुझे क्या पता भाई, मैं तो पानी लेने गई हूँ, पानी लेके वापस आई हूँ तो वो मरा पड़ा था, इसमें मेरा क्या कसूर है, मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे किसी चीज का नहीं पता। लेकिन संदीप जो होता है वो कहता है तुम्हें अगर नहीं पता इस चीज का, लेकिन मुझे पता चल गया, पुलिस ने FIR दर्ज कर रही और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आने वाली है, तो मुझे पता चल गया कि घर में कोई आया था, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। तुम मुझे सच बता दोगी तो मैं तुम्हारे लिए रैत बरत लूंगा, वरना तुम्हारे खिलाफ फुल एक्शन लिया जाएगा। अब इसकी बहन जो होती है वो टूट जाती है। वो सोचती है कि भाई है ये किसी को नहीं बताएगा, मैं इसको सच बता के इससे माफी मांग लूंगी तो ये मुझे माफ कर देगा। वो कहती है कि चले ठीक है, मैं सब कुछ आपको बताती हूँ, लेकिन आपको कसम है मेरी, आपने किसी को नहीं बताना। अब बाल कृष्णा का जो साला होता है संदीप, वो भी कहता है अपनी बहन को कि ठीक है जो भी है मुझे बताओ। तो वो पूरी स्टोरी शुरू करती है। स्टोरी कुछ यूँ होती है कि जब बाल कृष्णा ने इसको ब्यूटी पार्लर खोल के दिया था और ये इंस्टाग्राम के ऊपर रीले बना बना के शेयर कर रही थी, तब काफी लोग इसे मैसेज वगैरह कर रहे थे और प्रपोज भी कर रहे थे। इसी असना में ये सारी चीजें आके अपने शोहर बाल कृष्णा को दिखाती थी और खुश भी होते थे। एक दिन काफी एक अमीर लड़के ने इसको मैसेज किया और आस्ते आस्ते इसकी दोस्ती उससे होगी। अब जब इसकी उम्र 18 साल थी तब इसके माँ बाप ने इसकी शादी कर दी थी। इसकी कुछ ख्वाहिशें थी कि मैं अमीर लोगों की तरह जिंदगी गुजारूं, लग्जरी लाइफ गुजारूं, मेरे खुद के ब्रांडेड कपड़े हों और ब्रांडेड गाड़ियां हों, ये सारा कुछ ये सोच रही थी। और अब एक अमीर लड़के से दोस्ती भी हो गई थी। आस्ता आस्ता उस लड़के को इससे मोहब्बत होगी और इसको उससे मोहब्बत होगी। अब ये दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन ये प्रीति माँ खुद शादीशुदा थी और इसके 2 बच्चे भी थे। अब करें तो करें क्या, इसका शोहर जो है वो इसको डिवोर्स भी नहीं देगा क्योंकि उसने ही इसे पढ़ाया लिखाया और ब्यूटी पार्लर खोल के दिया। अब वो इस उम्र में 18 साल हो गए जब शादी को, वो इससे क्यों तलाक लेगा और इसको क्यों किसी और के पास जाने देगा। ये सारी चीजें सोचने के बाद ये दोनों सोचते हैं कि हम दोनों मिलके इसको कत्ल कर देते हैं। इसका जो आशिक होता है उसका नाम होता है दलीप वंखेड़े। अब दलीप वंखेड़ा जो होता है ये काफी अमीर बाप का बेटा होता है और इनके पेट्रोल पंप वगैरह भी होते हैं और इसके और भी काफी ज्यादा बिजनेस होते हैं और ये भी यही कारगिल के ही रहने वाला होता है। इन लोगों के घर में ज्यादा दूरी नहीं होती, दोनों घरों के अंदर तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर का ही फासला होता है। ऐसे ये रोज एक दूसरे को मिल लेते हैं। वो पार्लर में जाती है तो पार्लर से अक्सर टाइम निकाल के अपने आशिक को भी मिल लेती है। वक्त यूं ही गुजरता रहता है कि एक दिन इलाके के लोग जो होते हैं वो देखते हैं कि ये बाल कृष्णा की बीवी किसी और के साथ फिर रही है, तो वो बाल कृष्णा को आके बता देते हैं। बाल कृष्णा जो होता है वो अपनी बीवी के भाई संदीप को बताता है और संदीप और बाल कृष्णा दोनों मिलकर इसको समझाते हैं कि तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम किस चक्रों में पड़ी फिरी हो, तुम इस बंदे को छोड़ो और अपनी लाइफ गुजारो सुकून से, तुम्हारे शोहर ने तुम्हें पार्लर भी खोल के दिया वगैरह वगैरह सारी चीजें समझाने के बाद अब ये प्रतिमा जो होती है वो समझ जाती है और कहती है कि ठीक है मैं अपने आशिक से राब्ता छोड़ देती हूँ और ये राब्ता छोड़ के सही से जिंदगी गुजारना शुरू कर देती है। लेकिन हकीकी मायनों में
इसने राब्ता छोड़ा नहीं होता बल्कि चोरी उससे मुलाकातें करनी शुरू कर देती है। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है और इन दोनों को टेंशन होना शुरू हो जाती है कि मेरा जो शोहर है वो बीच में टांग अड़ाता है और हमें दोनों को खुशी से रहने नहीं देता, खुशी से मिलने नहीं देता, क्यों ना हम इसको कत्ल ही कर दें। यूं ये कत्ल की प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं और इसका जो आशिक होता है दिलीप, वो नेट के ऊपर जहर ढूंढना शुरू कर देता है। यूं करते करते उसे एक इस तरह का जहर मिलता है जो आहिस्ता आहिस्ता रिएक्शन करता है, आहिस्ता आहिस्ता बंदे की मौत आती है और बंदे के ऑर्गन फेल होने शुरू हो जाते हैं। वो स्लो पॉइजन को लेके आ जाता है और लेके आने के बाद इसको दे देता है। हम लोग यहाँ पे उस स्लो पॉइजन का आप लोग को नहीं बता सकते, लेकिन वो स्लो पॉइजन जो होता है वो किसी भी बंदे को, किसी भी पर्सन को ऐसे ही नहीं मिल जाता, उसके लिए डॉक्टर का लिखा होना जरूरी होता है। और दूसरा, वो कॉलेज में जो मेडिकल एक्सपेरिमेंट करने के लिए मंगवाया जाता है। अब ये जो लड़का था ये काफी अमीर बाप का बेटा था और कॉलेज की आईडी भी इसके पास थी मेडिकल की, इसलिए ये मेडिकल की आईडी को यूज करते हुए वो स्लो पॉइजन एक कंपनी से मंगवा लेता है। 500 ग्राम मंगवाता है और मंगवाने के बाद ये थोड़ा थोड़ा करके इस प्रतिमा को देता रहता है और वो इसके खाने में मिला के बाल कृष्णा को देती रहती है। यूं इसकी तबीयत खराब होती है, ये हॉस्पिटल चले जाते हैं और ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है। रोज घर से ये खाना बना के ले आती है और अपने शोहर को खिला देती है और हॉस्पिटल में उसकी तबीयत खराब होती रहती है। ऐसे वक्त गुजरते गुजरते अब जब ये कर्नाटक से बाहर निकल के बंगलोर जाते हैं दूसरे हॉस्पिटल में, तब जाके बीवी जो होती है वो घर से खाना बना के नहीं ला सकती थी। इसी वजह से स्लो पॉइजन भी वो नहीं दे सकती थी चूंकि वो घर पड़ा हुआ था। तो ऐसे ही स्लो पॉइजन देना बंद हो गया और अब मेडिसिन की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता बाल कृष्णा रिकवर हो गया। रिकवर होने के बाद जब वो घर आता है तो रात को वो अपने आशिक को सारी बात बताती है कि ये तो हमारा प्लान फेल हो गया, अब हम लोग को प्लान बी करना पड़ेगा। प्लान बी ये कुछ इस तरह से करती है कि रात 11 बजे अपने भाई को बोलती है कि देखो मैं और आंटी घर में हैं बाल कृष्णा के पास, तुम चले जाओ अपने घर, क्यों तुम्हारी बीवी और बच्चे परेशान हो रहे होंगे। वो कहता है ठीक है। रात 12:30 बजे ये उस आंटी को भी कहती है कि आंटी मेरे बच्चों को भी साथ ले जाओ और अपने घर चले जाओ, अब हम मियाँ बीवी दोनों रात इकट्ठे घर रहना चाहते हैं, तो आप भी जाके सो जाओ, आप भी इतने अरसे से हमारे साथ घूम रही हैं, आपकी भी तबीयत खराब होगी, जारी बात है आप भी थकी होंगी, जाके घर सो जाओ। वो भी कहती है कि बेटा ठीक है जैसे तुम कहती हो, वो भी चली जाती है। अब इस चीज का संदीप को अब जाके पता चला कि उस रात आंटी भी पास नहीं थी, जिस आंटी की वजह से संदीप जो था वो अपने घर गया था कि चलो कोई बात नहीं आंटी तो पास है। अब ये रात 1:30 बजे अपने आशिक को बाहर फोन करती है कि ठीक है तुम आ जाओ अंदर। ये अपना दरवाजा खोल के ऐसे ही साथ लगा के छोड़ देती है और इसका जो आशिक होता है वो 100 मीटर दूर से ही अपनी बाइक की लाइट बंद करता है और एक साइड पे छुपा के इसके घर आ जाता है और वॉशरूम में छुप के बैठ जाता है। रात 2:30 बजे का टाइम होता है तो ये अपने आशिक को वॉशरूम से बाहर निकालती है और दोनों मिलके अपने शोहर के कमरे में चले जाते हैं। अब बालकृष्णा इसका शोहर सो रहा होता है तो ये उसके ऊपर जाके बैठ जाती है और इसका जो आशिक होता है वो इसके शोहर के मुंह के ऊपर तकिया रख के दबा देता है, लेकिन वो बंदा इससे लड़ाई करनी शुरू कर देता है और इनके काबू नहीं आ रहा होता। अब ये लोग तकिया हटाते हैं और हाथों से उसके गले को दबा देते हैं, गला दबाई रखते हैं काफी देर तक, तो वो मर जाता है। मर जाने के बाद ये अपने आशिक को घर से बाहर निकालती है और शोर मचाना शुरू कर देती, सब लोगों को फोन वगैरह करके मंगवाती है। अब ये सारी चीजें इसका जो भाई था संदलीप उसने रिकॉर्ड कर रही थी, ये सारी रिकॉर्डिंग लेके वो पुलिस वालों के पास जाता, पुलिस आती है और आके इस प्रतिमा को गिरफ्तार कर लेती है और दूसरी तरफ दलीप को भी गिरफ्तार कर लेती है। अब ये आशिक और माशूक दोनों गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन इस जगह पे दलीप का जो बाप था वो बार बार यही मीडिया को बयान दे जा रहा था कि मेरा बेटा बेकसूर है, उसे जानबूझ के फंसाने की कोशिश की जा रही है, चूंकि ये लोग चाहते हैं कि हमसे हमारी दौलत बटोले सुलह के नाम के ऊपर, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, मेरा बेटा बेकसूर है। दूसरी तरफ इस बालकृष्णा की जो फैमिली होती है वो धरना दे रही होती है कि इसके बाप के पास काफी ज्यादा पैसा है, तो वो पैसे की पहुंच की वजह से अपने बेटे को छुड़ा लेगा, लिहाजा अदालत को चाहिए कि सही सही फैसला करे। अब ये ट्रायल चल रहा होता है तो अदालत भी इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देती है कि आप लोग परेशान ना हो, जो भी मेरिट के ऊपर फैसला होगा हम लोग वही फैसला करेंगे। यूं वक्त गुजरता रहता है। पोस्टमार्टम में भी यही रिपोर्ट आ जाती है कि वो हादसाती मौत नहीं मरा, कुदरती मौत नहीं मरा, बल्कि उसका गला दबा के उसको कत्ल किया गया। ये चीज प्रूफ भी हो जाती है। अब पुलिस जो होती है इनके घर की बेडशीट, वो तकिया जिसके साथ इन लोगों ने उसका कत्ल किया था, वो ग्लव्स वगैरह जो इन लोगों ने पहने हुए थे वो, और जिस बाइक के ऊपर कातल कत्ल करने गया था वो बाइक, और वॉशरूम में जो उसने लोटा वगैरह यूज किया था वो लोटा, इस तरह की सारी चीजें पुलिस जो होती है अपनी हिरासत में ले लेती है और अदालत में ये सारा कुछ देती भी है। और ट्रायल ऐसे चल रहा होता है कि बीच में ये दिलीप वंखेड़ा और दूसरी तरफ इसकी मैशूका जो होती प्रीतिमा, वो दोनों जमानत की अपील कर देते हैं और यूं 4 मार्च 2025 को इन दोनों की जमानत जो होती है वो खारिज हो जाती है। आगे जाके ये कर्नाटक की बड़ी अदालत में दिलीप वंखेड़े का बाप जमानत दायर करता है और 12 अप्रैल 2025 को इसकी जमानत मंजूर हो जाती है और वो बाहर आ जाता है। अब इसकी महबूबा अंदर जेल में है और खुद ये बाहर है। अब ये केस आगे चल रहा है, आगे जो केस का फैसला आएगा वो तो आगे चल के ही पता चलेगा। फिलहाल वीडियो
वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।